हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एसएलवी सिविल सर्विसेज पर। मैं अंकेश पांडे। साथियों, आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा करवाई जाने वाली परीक्षा आरओ बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षाओं में से एक है और इस बार 2021 की तुलना में इसमें बहुत सारे साथियों ने फॉर्म बढ़ चढ़ के भरा है। साथियों, इसमें बहुत रेयर ऐसा होता है कि ऐसी एग्जाम्स में इतनी बड़ी संख्या में लोग फॉर्म फिल करें। क्योंकि बेरोजगारी बड़े पैमाने पर है, आपको पता है कि बहुत सारे बच्चे हर वर्ष 21 वर्ष को पूर्ण कर रहे हैं, तो वो भी इसमें इस बार क्या भागीदारिता अपनी सुनिश्चित कर रहे हैं। हमारी जनसंख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है, ये बात आपको पता होना चाहिए। लेकिन क्या इस बात को लेकर के आप घबरा जाएंगे? क्या आप इस बात को लेकर के पैनिक हो जाएंगे और अपने जो भी तैयारी पुरानी अच्छी है उसको आप खराब कर देंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। कोई बात नहीं, 2021 की तुलना में मैं मान रहा हूं कि इस बार लगभग दोगुना फॉर्म फिल किया गया है। उसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि आरओ का हवा बहुत ज्यादा ऑनलाइन इंस्टीट्यूशंस ने उठा दिया और इसका लगातार 2 सालों से इंतजार हो रहा था। मेरे भाई, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, इस बात को लेकर के आप बिल्कुल आश्वस्त रह जाइए कि कॉम्पिटिटर जो वास्तविक हैं वो आज भी वही हैं जो पहले थे। फॉर्म की संख्या निश्चित रूप से बढ़ी है, कुछ 2, 3, 4 अंकों का अप एंड डाउन हो सकता है, लेकिन इस बात को लेकर के आप ऐसे नहीं घबरा जाएंगे कि इस बार मेरिट तो 200 क्वेश्चन में से 200 पे जा रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको निश्चित रूप से बताऊंगा कि कितना अंक सुरक्षित होगा आपके इस एग्जाम के लिए। मेरे भाई, तैयारी जैसे चल रही है, सभी प्यारे भाई और बहनों को मैं बता दूं, जैसे चल रही है उसको उसी तरीके से रूटीन में रखिए। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, चीजें आराम से हो जाएंगी। 60 दिन बचा है, इस 60 दिन को हम कैसे यूटिलाइज करें, आइए देखते हैं। आपको पता है कि अभी क्या केवल 60 दिन, लगभग 60 दिन, नियर अबाउट 60 दिन बचे हैं। इस 60 दिन में आप अपनी तैयारी को कहां तक ले जा सकते हैं, आइए देखते हैं। देखिए साथी, आप सबसे पहले तो आपको पता है कि जीएस का जो पोर्शन है इस पूरे पेपर में आपको पता है कि 200 क्वेश्चन आते हैं और इस 200 में से आपका जीएस वाला जो पोर्शन है वो कितना है? जीएस वाला जो पोर्शन है वो 140 क्वेश्चन। हाँ, इसमें निश्चित रूप से कुछ रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी आते हैं, जिसको लेकर के बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर इसको जनवरी में 10 दिन भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो बड़े आराम से उसको कर ले जाएंगे। क्योंकि अगर आपको बेसिक जनरल रीजनिंग नहीं आती, आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इस तरीके का बेसिक नहीं आता, तो निश्चित रूप से आप कमजोर हैं। फिर इस बात को लेकर के आप पैनिक रहिए, तब आप निश्चित रूप से घबराइए। क्यों? क्योंकि आपको मेंस में भी वो वही सेम पैटर्न एक पेपर मिलेगा ही मिलेगा। अगर यहां अच्छा किसी तरह अगर पार कर गए तो वहां हो सकता है कहीं ना कहीं आपको कमजोर कर दे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं। जैसे कुछ बच्चों को जीएस को लेकर के तो सब तैयार हैं, बहुत ऐसे बच्चे जो हमसे मैंने मैसेज कर रहे हैं, हमारे इंस्टीट्यूट में मैसेज कर रहे हैं कि सर ये वाले सिलेबस में ये मैथमेटिक्स भी है, रीजनिंग भी है। भाई, इतना घबराने की आवश्यकता है ही नहीं। 10 से 12 क्वेश्चन मैक्सिमम होता है। इतना ज्यादा पैनिक होंगे तो मतलब अपना नुकसान कर लेंगे। आइए देखते हैं क्या क्या चीजें हैं इसके अंतर्गत। हिस्ट्री है, साइंस है, जियो है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, और इन सभी के पक्ष कहां पर कितना जोर देना है उन सभी की बात कर ले। मेरे भाई, जब हम हिस्ट्री की बात करें, यहां पर जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, देखिएगा हिस्ट्री में 3 पक्ष हैं। आप इन तीनों पक्षों को एक बार देख लीजिए। जब आप एंशिएंट की बात करें, आपके पास समय कम है, ध्यान से देखिएगा। एंशिएंट की बात करते हैं जब, तो अभी आपके पास जो एंशिएंट पढ़ने का टाइम है वो खत्म हो चुका है। बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है, समय बहुत कम है। आपको जहां से ज्यादा प्रश्न आते हैं उनको फोकस करना। अभी मैंने एक दिन पहले आपके इसी चैनल पर पेपर का पूरा सॉल्व करवाया, उसमें आपको मैंने दिखाया कि एंशिएंट से एक क्वेश्चन आया हुआ था, जिसको लेकर के बहुत ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है, अभी तक आपने रिवाइज नहीं किया है, आपने किताबों से नहीं पढ़ा, तो आप एक बार घटना चक्र के क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। इन्हीं में से संभावना है कि प्रश्न फिर से दोबारा आ जाए। अलग से पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, समय का बहुत अभाव है। इस बात को लेकर के आप बहुत क्लियर रहेंगे। दूसरा जो आपका है मिडाइवल। जब हम बात करते हैं मिडाइवल की, तो मिडाइवल जो आपका मध्यकालीन भारत है, इससे क्वेश्चंस आते हैं
इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास का सबसे बड़ा पक्ष होता है, सबसे बड़ा पोर्शन होता है, हम इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। इसको अगर आपने पढ़ रखा है तो ठीक है, नहीं पढ़ रखा है तो मैं हमेशा बताऊंगा, एक ही चीज बोलूंगा, हर बार यही बोलूंगा कि किताब बार बार अगर आप बदलेंगे तो आप तैयारी करना तो दूर, आप बेसिक्स में ही रह जाएंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे अगर ऐसी स्थिति है। तो जिन किताबों के माध्यम से अभी तक आपने पढ़ाई करी है, मेरा मानना है कि आप सभी के पास, उम्मीद करता हूं कि घटना चक्र तो जरूर होगा, घटना चक्र से संबंधित उस तरीके का, चाहे घटना चक्र, चाहे यूथ, चाहे कोई एक ऐसा जो एक्सप्लेनेशन के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, अगर आपने उनको अच्छे से किया है और आपको वो याद है, 100% ये जान लीजिए कि मिडाइवल के क्वेश्चंस आप कर ले जाएंगे, मिडाइवल और एंशिएंट दोनों की। और तीसरा जो पार्ट आता है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है हमारे आरओ में, इस बार भी ये देखने को मिलेगा, जो मॉडर्न इंडिया। इस मॉडर्न के अंतर्गत अलग से आप पार्ट देखते हैं, जो भारत के अंतर्गत, मॉडर्न के अंतर्गत क्या देखने को, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित बहुत सारे प्रश्न, गांधीयन युग से प्रश्न बहुत सारे आते हैं, हमारे देश में क्रांतिकारियों की जो अलग अलग पैटर्न रहे हुए हैं, कहां से 1857 के बाद से हमारे देश में क्या क्या स्थितियां हुई, इन सभी चीजों को बहुत अच्छे से क्लियर करना है। और इसका मैं एक बात बता दूं, आपने घटना चक्र से निश्चित रूप से किया होगा, फिर से उसको कम से कम 10 बार से ज्यादा, आप अगर एंशिएंट मिडाइवल नहीं कर रहे हैं, मॉडर्न करके जा रहे हैं और अच्छे से करके जा रहे हैं, तो मैं ये मानूंगा कि आप अगर 25 क्वेश्चन आ रहा है, 22 क्वेश्चन आ रहा है हिस्ट्री का, तो वहां से आप 17-18 क्वेश्चन कर ले जाएंगे। कारण क्या है, यही वो पक्ष है जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। जब आप हिस्ट्री का सिलेबस देखते हैं तो वहां पर भारत का राष्ट्रीय आंदोलन एक अलग से सेगमेंट लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि आधुनिक भारत से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। इस बात को एकदम अपने दिमाग में बैठा लेंगे मेरे प्यारे भाइयों। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं आरओ, स्पेशली आरओ, तो आपको वहां पर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस किसके मिलेंगे, मॉडर्न के मिलेंगे। यू कैन नॉट अवॉइड दिस पर्टिकुलर मॉडर्न हिस्ट्री को आप अवॉइड कर ही नहीं सकते। आइए दूसरे पर बात करें साथियों, साइंस की बात करते हैं। जब साइंस की बात करते हैं, इस एग्जाम में साइंस की भी बहुत महत्ता है। साइंस से रिलेटेड हमेशा प्रश्न बने हैं और इसके तीनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों पार्ट में अगर हम देखें, तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो बायोलॉजी है, इसमें कोई शक नहीं, आप जानते हैं। और बायोलॉजी से संबंधित आप अगर लूसेंट है, आपको मैं बता दूं, इन तीनों के लिए अगर आपके पास लूसेंट अकेले किताब है, आपने इसको करा है, आपने इसको पढ़ा है, तो आपको अलग से किसी और किताब पर जाने की जरूरत नहीं है। समय कम है, इस वजह से मैं इस बुक का रेफरेंस आपको दे रहा हूं। और अगर आपने इसको कम से कम इस पर्टिकुलर को साइंस का एक बार रिवीजन भी कर ले, मतलब अगर आपने 2 बार पढ़ा होगा, एक बार रिवीजन कर लेंगे और घटना चक्र से इसका प्रैक्टिस कर लेंगे, उम्मीद करूंगा कि आपके प्रश्न सभी सही होंगे। क्यों? क्योंकि पता है सारे प्रश्न यहीं से हैं, कहीं अलग से नहीं है। घटना चक्र और लूसेंट का कॉम्बिनेशन जिसने बैठा लिया और बना लिया, 100% ये है कि वो कुछ ना कुछ अच्छा करेगा और लोगों की तुलना में वो बेहतर करेगा। मैं बार बार ये बात बोलता हूं कि आप एक किताब को 10 बार पढ़ें, 10 किताब को एक बार पढ़ने से लाख बेहतर है। एक किताब को आप क्या करिए, 10 बार पढ़िए, 10 बार आपको एक्सपर्टीज हो जाएगी, एक्सपर्टीज मिल जाएगी। लेकिन अगर आप 10 किताब एक बार पढ़ेंगे, तो मैं 10 किताब की बात बता रहा हूं, आप उनमें से कुछ भी, यहां से आपकी प्रोडक्टिविटी क्या निकलेगी, 0 निकलेगी, बहुत कम निकलेगी। आप कुल मिलाकर के आपका सिलेक्शन यहां से नहीं हो पाएगा। तो जितनी किताबें आपके पास अभी हैं उन्हीं को आप प्रेफरेंस दीजिए। अलग से नई किताब खरीद करके नए तरीके से पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं। 60 दिन का जो समय है उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, वो सब हम यहां पर देख रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, बिल्कुल इस बात को लेकर के आप आश्वस्त हो जाइए कि आपको अभी कुछ भी नया नहीं करना है, कुछ भी नहीं नया करना है। हाँ, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। हर सैटरडे संडे को आप हिंदी का कम से कम 4 से 5 घंटे का अलग से प्रैक्टिस किया करिए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, अभी हिंदी के बारे में जब बताऊंगा तो आपको पता चलेगा क्या क्या जरूरी है, कहां पर क्या कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, ध्यान से देखिए। इसके बाद हम आपको बताएं, यहां पर आपका तीसरा जो पार्ट है ज्योग्राफी की बात कर ले।
ज्योग्राफी की जब हम बात करें, देखिए तीसरा जो पार्ट है वो जियो है। ज्योग्राफी के अंतर्गत आपको इंडियन ज्योग्राफी तो पढ़ना ही है, इसमें इससे प्रश्न आते ही हैं, प्लस आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी, हमारे आरओ के एग्जाम में वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड प्रश्न हमेशा आते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको क्या क्या पता रहना चाहिए, जैसे आपको खनिज कहां पर है, मिनरल्स आपको कहां पर कौन से मिलते हैं, कौन सा जगह किस लिए जाना जाता है, ये बहुत मैटर करता है ज्योग्राफी के अंतर्गत। वर्ल्ड ज्योग्राफी में इस चीज को लोग बहुत अवॉइड करते हैं और यहां से बहुत सारा प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलता है, जैसे किस देश की कौन सी राजधानी है, किस देश में कौन सा चीज उत्पादित होता है, कौन सी खनिज उत्पादित होती है, किसके लिए फेमस है, वहां की जलवायु कैसी है, इस तरीके की चीजें, इस तरीके के प्रश्न प्रायः देखने को मिलता है। ठीक है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको अवॉइड नहीं करना है इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ, क्योंकि इक्वली दोनों का प्रश्न आता है। मतलब आप ऐसा नहीं है कि आप इंडियन पढ़ लिए तो आपको वर्ल्ड नहीं पढ़ना है। आपको ज्योग्राफी जब पढ़ने जाएंगे तो ज्योग्राफी के दोनों पक्ष को आपको अच्छे से करना है। और ये भी मैं आपको एक बात बता दूं, अलग से कुछ नहीं करना है, घटना चक्र एक किताब आप पूरी तरह से, मैं आपको बताऊं अभी जो स्थिति है, ऐसा बहुत बार होता है, जैसे यूपीपीसीएस में लोगों ने घटना चक्र को लेकर के बहुत ज्यादा मन में ये था कि घटना चक्र से ही प्रश्न आएगा, लेकिन घटना चक्र का प्रश्न रिवाइज होगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन उसके एक्सप्लेनेशंस जो हैं वो बहुत शानदार दिए गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं बार बार इंसिस्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपके पास और कोई बेहतर ऑप्शन नहीं है 2 महीने के अंदर कि आप पूरी रेफरेंस बुक किसी की पढ़ के आप फिर से आएंगे, सिलेबस कंप्लीट करके और प्रैक्टिस करेंगे। यू डोंट हैव टाइम एक्चुअली। 11 फरवरी को पेपर है, 11 फरवरी को पेपर है और आज आपका क्या है, 6 दिसंबर है। निश्चित रूप से 2 महीने से थोड़ा सा ज्यादा समय है, इसको आप ऐसे यूटिलाइज कर सकते हैं कि आप इन प्रैक्टिस को करते रहिए। अगर आपको लगे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी चलने लगी है तो आप रेफरेंस बुक थोड़ा थोड़ा देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ डाउट्स फंसते हैं तब, बाकी प्रैक्टिस और किताब 2 ही है अभी आपके पास, कुछ और नहीं है। लूसेंट और क्या घटना चक्र, दोनों किताबें आपको रटी होनी चाहिए, इतनी तैयारी होनी चाहिए आपकी। ठीक है, साथ ही साथ आप लोगों के दिमाग में ये बहुत बार आ रहा होगा, सर ये घटना चक्र और लूसेंट के अलावा कुछ बता दीजिए। तो आपको कुछ बातें जरूर बताऊंगा, लेकिन वर्तमान में आप अपने कंटेंट चेंज करने जाएंगे, किसी चीज को अलग से ऐड करने जाएंगे, आप अपनी चीजें नुकसान कर लेंगे, आप अपने साथ क्या गलत कर ले जाएंगे। ऐसा बिल्कुल मत करिए, ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। ठीक है, ठीक है साथी। तो मैंने कहा कि खनिज राजधानियां जरूर याद करिएगा, राजधानियों से रिलेटेड एक प्रश्न जरूर आता है, एक प्रश्न 2 प्रश्न जरूर आ जाता है राजधानियों से मैच कराने वाला, लाइन टू लाइन। ठीक है, उद्योगों से संबंधित यहाँ पे कौन सा उद्योग किस शहर में किस देश में होता है, ये उद्योग क्या है हम इकोनॉमी में पढ़ाएंगे, लेकिन उद्योगों से संबंधित किस देश किस जगह पर कौन सी चीज है ये ज्योग्राफी के अंतर्गत है। ठीक है, साथ ही साथ एनवायरमेंट, ये जो पार्ट है इसी के अंतर्गत आप ऐड करते हुए चलेंगे। एनवायरमेंट को आप अवॉइड नहीं कर सकते मेरे प्यारे साथियों। एनवायरमेंट से कम 4 क्वेश्चन जरूर आएगा। क्यों? क्योंकि ये भी ज्योग्राफी के अंतर्गत ही है, कभी कभी इससे रिलेट करके यहां पर प्रश्न बन जाता है। तो आप इसको कैसे देखेंगे, आप ज्योग्राफी से रिलेट करके देखेंगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये जो ज्योग्राफी आप पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश को देखते हुए भी पढ़ेंगे। उसके बाद आता है पॉलिटी को आप अलग से कुछ मत करिए, सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र, इसके लिए भी मैं आपको बता दूं घटना चक्र और कुछ अलग से नहीं। ठीक है, हाँ, अगर पॉलिटी का, जैसे मैंने देखा कि अभी मार्केट में 2-3 और प्रैक्टिस है, जैसे परीक्षा वाणी का भी एक अच्छा पॉलिटी की किताब है। आप अच्छा नहीं, मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि कंटेंट अच्छा दिया है, क्वेश्चंस जो संभावित हैं उस तरीके के जो प्रश्न वहां से देख सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद हम इकोनॉमी की बात करें, सिर्फ और सिर्फ आरओ के लिए बोल रहे हैं, पीसीएस के लिए नहीं बोल रहे हैं, यूपी पीसीएस के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। इस बात को आप विशेष तौर पर ध्यान देंगे, पीसीएस के लिए नहीं बोला जा रहा, ठीक है। इकोनॉमी की बात कर ले तो इकोनॉमी में आपको क्या चीजें ध्यान देनी है, बजट, सर्वे और पंचवर्षीय योजना, नेशनल इनकम और 2-3 टॉपिक, बेरोजगारी, गरीबी, इन टॉपिक्स को आप जरूर देख लेंगे। बाय द वे ये आपके एप्लीकेशन पर ये क्लासेस चलाई जा रही है, मैं यूट्यूब पर आपके प्रैक्टिस जरूर कराऊंगा। इस चैनल पर मैं कुछ टेस्ट सीरीज भी यहां पर करा दूंगा। अगर 10 टेस्ट सीरीज आपका करा दिया तो आप 10 टेस्ट सीरीज में कितना कम से कम नहीं तो आप सभी साथी ये जान लीजिए कि 25 से 30 क्वेश्चन संभावित है कि फंस जाएंगे। 10 टेस्ट सीरीज जो कराए जाएंगे, अभी तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा हूं, जो आपको यूट्यूब पर देखे होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूं। इसके बाद आपको मैं यहीं पर क्या करा दूंगा, कुछ टेस्ट सीरीज, जिससे क्या होगा, आपकी चीजें और बेहतर हो जाएंगी मेरे साथियों। देखिए, इसके बाद आता है आपका सेंसस। जब आप इकोनॉमी पढ़ें उसके बाद आपको जनगणना एवं नगरीकरण तो पढ़ना ही पड़ेगा। जनगणना और नगरीकरण से क्वेश्चन जरूर 4 से 6 निश्चित आएंगे। जनगणना और नगरीकरण, ठीक है, इससे प्रश्न आते हैं। इसको हम इकोनॉमी में कवर कर लेंगे और प्रैक्टिस के माध्यम से कवर कर लेंगे। आपको किताबों से पढ़ना है तो जनगणना के लिए आपको अलग से एक किताब में बता दूं, परीक्षावाड़ी की ले लीजिए, परीक्षावाड़ी की ले लीजिए, या फिर इस समय मैंने उत्तर प्रदेश का एक किताब और देखा है, दृष्टि पब्लिकेशन की आई हुई है, ठीक है, उसका भी ये जनगणना नगरीकरण अच्छा किताब दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आता है यूपी स्पेशल, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि आप अगर ज्योग्राफी पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे या फिर इकोनॉमी पढ़ेंगे, सब जगह से रिलेटेड प्रश्न, सबका इंटेंशन जो होगा वो यूपी से ही रिलेटेड होगा। देखिए साथियों, मैं यूपी स्पेशल को बार बार फोकस इस वजह से भी करता हूं क्योंकि आने वाले निकट भविष्य में जैसे अन्य राज्य अपने यहाँ की चीजों को ज्यादा इंप्लीमेंट करते जा रहे हैं, वैसे ही आपका उत्तर प्रदेश भी अपने राज्य को प्राथमिकता देते हुए राज्य की चीजों को पेपर में ज्यादा पूछेगा। देखो, अलग से कुछ प्रश्न बनना नहीं है, हाँ करंट अफेयर के नए प्रश्न बनते हैं, बाकी सारे प्रश्न ओल्ड ही रहते हैं, सब पुराने होते हैं। इसको लेकर के आप एकदम एकदम निश्चिंत रहेंगे, घबराएंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे, ठीक है। यूपी स्पेशल के बाद करंट का जो पोर्शन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट के पोर्शन के लिए अगर आप यूट्यूब को ही फॉलो कर ले, आपको बेहतर लगता है तो आप उसको कर लीजिए, अदरवाइज आपको मैं बता दूं क्रॉनिकल आप सभी ले लीजिए जिसके पास उपलब्ध हो। अगर क्रॉनिकल मंथली जो पढ़ लेता है तो फिर उसको अलग से किसी से भी करंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको क्रॉनिकल नहीं मिलता तो आप परीक्षा मंथन उठा सकते हैं, परीक्षा मंथन। और इन सभी चीजों के साथ साथ इकोनॉमी का एक आता है आपका आर्थिकी, इसको आप जरूर उठा लेंगे। आर्थिकी आपने अभी तक नहीं लिया है तो जरूर ले लीजिएगा, ठीक है, या फिर ऑनलाइन कहीं से देख लीजिएगा। आर्थिकी से रिलेटेड आपका जो करंट का क्वेश्चन है मैक्सिमम मिलेगा। जैसे बजट का जो प्रश्न है वह भी आपको आर्थिकी के अंतर्गत मिल जाएगा, ठीक है। ये तो था कि आपको 60 दिन में कैसे किसी चीज को करना और कैसे मैनेज करना है सारी बातों को। मेरे प्यारे साथियों, आपको मैं बता दूं यहां से इसके बाद जो आपका आता है हिंदी वाला पोर्शन, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि भाई कितना स्कोर आपके लिए सुरक्षित रहेगा। हिंदी वाला पोर्शन क्या है, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, विलोम, पर्यायवाची, अनेक शब्दों का एक शब्द, विशेष एवं विशेषण, तद्भव, तत्सम। मेरे भाइयों, इतना बड़ा टर्म नहीं है, इतना बड़ा पोर्शन नहीं है। व्याकरण का सबसे आसान पक्ष है। हाँ, यहां पर लोगों की कुछ गलतियां हो जाती है, कितना भी पढ़े रहे, प्रैक्टिस से ये चीज सही होता है। और कहां पर आपका तत्सम, तद्भव, इन जगहों पर। बाकी ये जो चारों चीजें हैं ये कॉमन सेंस और थोड़ी सी रटी हुई चीजें चाहिए, और इन दोनों की प्रैक्टिस आपकी जरूर होनी चाहिए। एक उम्मीद मैं जरूर करूंगा कि आपको हिंदी में कम से कम 55 प्लस आना चाहिए। 55 से नीचे हैं आप सिलेक्शन नहीं पाने जा रहे हैं।
55 से नीचे हैं, आप सिलेक्शन नहीं पाने जा रहे, कंपटीशन बहुत हाई है। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बता दूं क्या स्कोर आपके लिए सुरक्षित रहेगा। स्कोर की बात करें, स्कोर आपके लिए क्या सुरक्षित रहेगा। देखिए 140 क्वेश्चंस में आपको कम से कम 90 क्वेश्चन एक्चुअली 90 प्लस, 90 से नीचे है तो आप सुरक्षित मत मानिएगा, आप अपने आप को 90 से नीचे है तो सुरक्षित मत मानिएगा। और 60 क्वेश्चन अगर यहां पर हिंदी में है और ये 55 प्लस नहीं है, क्योंकि ये फ्री का नंबर होता है, ये 60 नंबर आपको फ्री का मिलता है। अगर यहां से कमजोर हुए मत पढ़िए, एक्चुअली आप मत पढ़िए, सीरियसली आप मत पढ़िए, ठीक है। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत आसान चीज है जिसे आप मैनेज कर सकते हैं, जिसे आप आसानी से टैकल कर सकते हैं, इस वजह से कह रहा हूं, ठीक है। आप बड़े आसानी से इस चीज को टैकल कर सकते हैं मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरे भाई सभी दोस्तों। अगर आप 90 प्लस 55 मतलब 145 हैं तब आप सुरक्षित हैं, 145 हैं तब सुरक्षित है। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, कोई शक नहीं है, आप अवॉइड मत करिए। हाँ, आप थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं, 140 में एक उसके लिए कह सकता हूं, लेकिन 140 इस बार रिस्की होगा, लड़के ज्यादा बच्चे ज्यादा है। यहां पर ऐसे भी बच्चे हैं जिनके कभी कभी तुक्के बड़े सही हो जाते हैं, लेकिन तुक्कों से किसी का सिलेक्शन नहीं होता है, फाइनल सिलेक्शन तो किसी का ही नहीं होता, बहुत रेयर से रेयरेस्ट है ऐसा हो जाए। मैं आपको बता दूं 145 प्लस अगर हैं तो आप सुरक्षित अपने आप को मान के चलिएगा। फिर भी आप सोचो ना, 40 क्वेश्चन आप अगर 140 क्वेश्चन में से सिर्फ 90 क्वेश्चन आप करते हो, इसका मतलब है आपको 50 क्वेश्चन तब भी छोड़ दिया गया। तो 50 क्वेश्चन आपके हो सकते हैं गलत, 30 आपने छोड़ दिए, 20 गलत हुए, 10 गलत हुए, मैनेज किया आपने, कुल मिलाकर के 90 निकल करके आ रहा, कैलकुलेटिव 90 निकल करके आ रहा। कितना माइनस मार्किंग है? 1/3 माइनस मार्किंग है, 1/3 माइनस मार्किंग है, इस बात को ध्यान देंगे, ठीक है। तो आपके पास समय कम है, चीजों को सही तरीके से यूटिलाइज करिए। 145 प्लस स्कोर ही सुरक्षित होगा, बाकी और कोई स्कोर सुरक्षित नहीं होगा। 145 प्लस है, आप मौज करिए, निश्चित रूप से हो जाएगा। बाय द वे, मैंने आपको हिंदी में 55 बताया इस वजह से क्योंकि हिंदी सरल होता है, यहां से आपको वास्तव में कर लेना चाहिए, 55 प्लस आपको ला लेना चाहिए। कोशिश करिएगा, मेहनत करिएगा, हो जाएगा। मैं कह रहा हूं हो जाएगा, मेहनत करेंगे 100% हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, ढेर सारा प्यार, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। मुझे लगता है कि आप सभी बहुत बढ़िया करके आएंगे पेपर में, घबराने की आवश्यकता नहीं है। चाहे जितने लोग फॉर्म भरे, चाहे जितने, कॉम्पिटिटर बहुत कम होते हैं, वास्तव में पढ़ने वाले बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो एकदम चिंता मत करिए, अच्छे से पेपर दीजिए, बहुत आराम से हो जाएगा सब कुछ। धन्यवाद।